हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड में। चलिए बच्चों, हम लोग आरएसी की अपनी अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, बेल कॉलिमर साइकिल, जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल। उसमें मैंने उसकी एप्लीकेशन को बताया था कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, एयरक्राफ्ट में कि एसी में और गैसों को द्रवित करने में। तो एयरक्राफ्ट में एसी की जरूरत क्यों होती है, एसी की जरूरत क्यों है? तो इसका उत्तर है बच्चों, ऊष्मा को बाहर निकालने में और प्रेशर को बढ़ाने में, प्रेशर को प्रेशराइज करने में और ऊष्मा को खींच के बाहर निकालने में प्लेन से। ठीक है, तो क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर में क्या आता है, गिरावट आती जाती है। आप लोगों ने सुना है ना कि जैसे जैसे क्या होता जाता है, टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, और प्रेशर भी घटेगा, टेम्परेचर घटता है प्रेशर भी घटता है, और डेंसिटी भी एयर की क्या होती है, घट जाती है। तो जब टेम्परेचर घट रहा है तो क्यों जरूरत है वहाँ पर एयर कंडीशनिंग की? वहाँ तो ऑलरेडी हमें ठंडी हवा मिल रही है, सब कुछ ठंडा ठंडा मिल रहा है। तो बच्चों देखिए, और एक बात कि जैसे ही हम क्या करते हैं, 100 मीटर समुद्र तल से क्या कर जाते हैं, 100 मीटर ऊपर जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है 0.64 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, घट जाता है। 100 मीटर अगर समुद्र तल से हम ऊपर जाएं तो हमें क्या होता जाता है, 0.64 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और प्लेन में तो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होता होगा, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ तो ठंडक ऑलरेडी है, तो हमें एसी की जरूरत क्यों है? भाई रेफ्रिजरेशन का काम क्या है, हमें ठंडक देना, हमें लो टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो ऑलरेडी लो टेम्परेचर है, तो क्यों? तो देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बनता है, एयरक्राफ्ट के भीतर गर्मी क्यों होती है, कहाँ से गर्मी आती है कि उसके लिए हमें एसी की जरूरत पड़ जाती है? तो वहाँ पर जो हीट फोर्स है वो क्या है, वहाँ पर हीट फोर्स क्या है? तो जो हीट फोर्स है बच्चों, देखिए, एक है ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी कि उसमें जो पैसेंजर बैठते हैं उनकी, तो जो पैसेंजर प्लेन होती है बच्चों, उसमें 250 से 300 के आसपास क्या होते हैं, पैसेंजर होते हैं। 250 से 300 के आसपास पैसेंजर होते हैं। इनके द्वारा कुल प्रति घंटे 410 किलो जूल प्रति घंटे क्या होती है, इनसे ऊष्मा रिलीज होती है। प्रति घंटे कितना, 410 किलो जूल ऊष्मा रिलीज होती है। इसके बाद बच्चों देखिए, पायलट, को पायलट, नेविगेटर होते हैं, सब चलते भी रहते हैं, बहुत कम चलते हैं और बैठे भी रहते हैं, तो इनके द्वारा भी 500 किलो जूल प्रति घंटा क्या होती रहती है, हीट रिलीज होती है। उसके बाद केबिन क्रू जो होती है, जो केबिन क्रू होती है उनमें, उनसे भी प्रति घंटे कितनी, 600 किलो जूल ऊष्मा रिलीज होती रहती है। तो जो पायलट, को पायलट, नेविगेटर होते हैं बच्चों, लगभग क्या होते हैं, 5 की संख्या में होते हैं, लगभग 5 की संख्या में। केबिन क्रू भी जो होती है क्या होती है, 5 की संख्या में, कंटिन्यू चलती रहती है, चलते भी रहते हैं और रुके हुए रहते हैं, तो इनके लिए भी तो पायलट, को पायलट, नेविगेटर भी 500 किलो जूल प्रति घंटा रिलीज करते हैं, काम करते रहते हैं। केबिन क्रू है, यहाँ से 600 किलो जूल प्रति घंटा, ये सब इनके द्वारा भी रिलीज होती रहती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक गैजेट लिए रहते हैं, कुछ लोग मोबाइल लिए रहते हैं, अन्य सामान, लैपटॉप है इत्यादि, ये सब लिए रहते हैं, तो उनसे भी कुछ किलोवाट ऊष्मा रिलीज होती है। और उसके बाद देखिए बच्चों, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन तो बच्चों देखिए, साइड ग्लास और बॉडी, साइड ग्लास और बॉडी दोनों के बीच में जो साइड ग्लास जो होते हैं प्लेन के, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनमें जो कि 95% रेडिएशन के द्वारा इसके भीतर क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, हीट एनर्जी, हीट को अंदर भेजते हैं। और जो उसमें सामान्य ह्यूमन बॉडी है, इनके द्वारा जो कन्वेक्शन होता रहता है, कन्वेक्शन के द्वारा भी 5% क्या होती रहती है, हीट रिलीज होती रहती है। इसके बाद स्किन फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन का मतलब क्या बच्चों, एयरप्लेन और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, एरोप्लेन की बाहरी सतह और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में क्या होता रहता है, स्किन फ्रिक्शन होता है। यानी कि स्पीड जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं आप, स्पीड जैसे प्लेन की बढ़ती है, स्किन फ्रिक्शन क्या होता जाता है, बढ़ता रहता है। और ऊंचाई बढ़ने पर स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, ऊंचाई बढ़ने पर, क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें क्या होती है, स्थिरता होती है, स्थिरता पाई जाती है, बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती है, तो वहां पर क्या स्किन फ्रिक्शन घटता है, क्योंकि प्रेशर जो है वहां पर कम होता है। प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कम होने से वहां पर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद स्किन फ्रिक्शन, प्राइम मूवर आप लोगों ने देख लिया। प्राइम मूवर क्या, इंजन, एरोप्लेन का इंजन आप लोगों ने देखा, विंग्स की में क्या लगी रहती है, टर्बाइन्स लगी रहती है, तो यहाँ से भी कुछ क्या होती रहती है, हीट रिलीज होती रहती है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से वहां पर क्या करना पड़ता है, हमें
एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके भीतर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि उसे हम क्या करें, उसमें एयर कंडीशनिंग बाहर की एयर को उसमें ठंडा के लिए नहीं भेजते, बल्कि उसमें से कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, उसमें हम निकाल के बाहर फेंकते रहते हैं। और इसीलिए ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर क्या, एरोप्लेन में एयर कंडीशनिंग की। तो अब आपको समझ गया ना, उष्मा को बाहर निकालने के लिए, प्रेशर को बढ़ाने में, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। प्रेशर घटेगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, इसलिए वहाँ पर कुछ प्रेशर भी बढ़ाया जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, अब यहाँ पर आरएसी की फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म हुई। जो क्या था, फर्स्ट यूनिट आप लोगों ने पढ़ लिया था, उसका परिचय पढ़ लिया, इसके बारे में जान लिया, कुछ सीख लिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, वेपर कंप्रेशन साइकिल की तरफ, जो कि अगली यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर तथा लाइक करना न भूलें। थैंक यू बेटा।